जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th रिवीजन टेस्ट पेपर के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला हो सकता है। तो हाँ, मांग वक्र जो है वो धनात्मक ढाल वाला हो सकता है। आपको पता है कि मांग वक्र जो है हमेशा ऋणात्मक ढाल वाला होता है, लेकिन यदि मांग वक्र जो है वो क्या है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। लेकिन यदि वस्तु गिफिन है, घटिया किस्म की वस्तु है, तो उसका मांग वक्र क्या है, धनात्मक ढाल वाला भी हो सकता है। कैसे कि जो गिफिन वस्तु है उस यानी घटिया किस्म की वस्तु है, अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो लोगों को लगता है कि ये अच्छी वस्तु है, तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा है कि क्या मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कब हो सकता है, जबकि वस्तु गिफिन वस्तु, क्योंकि गिफिन वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है। स्थिर लागत दीर्घकाल में समाप्त हो जाती हैं, क्यों? स्थिर लागत क्या होती हैं कि जो स्थिर रहती हैं। जैसे आपने चौकीदार को रखा अपनी फर्म में चौकीदारी करने, अब चाहे आप उसमें उत्पादन करें या ना करें, आपको चौकीदार को वेतन देना पड़ेगा, तो वो क्या है, स्थिर लागत। अब क्या है कि स्थिर लागत पूछा है क्या दीर्घकाल में समाप्त हो जाती हैं। अल्पकाल में हम क्या करते हैं कि जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रमिक संगठनकर्ता और साहसी है, तो अल्पकाल में हम भूमि को नहीं बढ़ाते, मान लीजिए श्रमिक को बढ़ाकर उत्पादन करते हैं, परंतु दीर्घकाल में तो हम इन सभी को परिवर्तित करते हैं। तो दीर्घकाल में कोई भी लागत स्थिर नहीं होती, यानी दीर्घकाल में स्थिर लागत समाप्त हो जाती है। परिवर्तनशील लागत के दो उदाहरण बताइए। परिवर्तनशील लागत क्या होती है, जो परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती है। जैसे मजदूर जो है वो एक परिवर्तनशील साधन है। यदि आप अपनी फर्म में उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो मजदूरी बढ़ जाएगी। ऐसे यदि आप उत्पादन अधिक करेंगे तो आपको कच्चे माल की आवश्यकता भी क्या होगी, अधिक होगी, तो कच्चे माल की लागत भी क्या है, परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म कीमत निर्धारक नहीं होती। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक फर्म है ए और ये एक फर्म है बी, तो पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसी कई फर्में हो सकती हैं। इन सभी फर्मों को मिलाकर हम क्या कहेंगे कि ये उद्योग है। अब पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, जैसे ये सूती वस्त्र की फर्में हैं, तो इन सभी फर्मों को मिलाकर क्या बन जाएगा, सूती वस्त्र का उद्योग बन जाएगा। अब उद्योग जो कीमत निर्धारित करता है, मान लीजिए उद्योग में कीमत P निर्धारित हुई, तो अब फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, कोई भी फर्म हो वह इसी कीमत पर अपनी वस्तु को बेचेगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होती हैं वो कीमत निर्धारक नहीं होती, तो हाँ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर, फर्म जो है वो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करती हैं, और उद्योग जो भी कीमत निर्धारित करता है उस पर भी कितनी भी मात्राओं को बेचने के लिए स्वतंत्र होती हैं। एकाधिकारी कीमत निर्धारक होता है कैसे? एकाधिकारी जो होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता से भिन्न होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में तो क्या होता है कि कीमत स्वीकार करनी पड़ती है फर्मों को, लेकिन एकाधिकारी क्या होता है, कीमत को स्वयं निर्धारक होता है। और वह, लेकिन समस्या ये होती है कि वह कीमत और पूर्ति दोनों को निर्धारित नहीं कर सकता, किसी एक को ही नियंत्रित करता है। यदि मान लीजिए वह बिक्री बढ़ाना चाहता है तो उसे कीमत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगी। सामान्य कीमत एक स्थायी प्रवृत्ति है। सामान्य कीमत क्या होती है, बाजार कीमत क्या होती है, हम चित्र से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप टमाटर बेच रहे हैं या खरीदने जाते हैं। एक दिन आपको टमाटर जो हैं वो 10 रुपये किलो के भाव में मिलते हैं,
दूसरे दिन वो 8 रुपये किलो में मिलते हैं, तीसरे दिन वो आपको 12 रुपये किलो में मिलते हैं। यानी आप ये देखते हैं किसी दिन 9 में, किसी दिन 11 में आप देखते हैं कि टमाटर की जो कीमत है वो 10 से कभी तो बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, यानी 10 रुपये के आसपास ही घूम रही है। तो 10 रुपये जो कीमत है वो क्या है, सामान्य मूल्य है। और जो 10 से बढ़ रही है, 12 हो गई, किसी दिन 8 में मिले, किसी दिन 11 में मिले, किसी दिन 9 में, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बाज़ार कीमत। तो सामान्य कीमत जो है वो स्थिर रहती है, ये मांग और पूर्ति की जो शक्तियों के स्थायी संतुलन के द्वारा निर्धारित होती है, जबकि बाज़ार कीमत जो है वो परिवर्तित होती रहती, क्योंकि ये मांग और पूर्ति की शक्तियों का अस्थायी संतुलन है। बाज़ार कीमत क्या है, मांग और पूर्ति की शक्तियों का अस्थायी संतुलन है, और सामान्य कीमत क्या है, मांग और पूर्ति की शक्तियों का स्थायी संतुलन है। इसलिए सामान्य कीमत कैसी रहती हैं, स्थिर रहती हैं, स्थिर प्रवृत्ति है, और बाज़ार कीमत क्या है, परिवर्तनशील प्रवृत्ति है। तो यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपको कि सामान्य कीमत क्या है, स्थायी प्रवृत्ति है। स्थायी प्रवृत्ति क्यों है, क्योंकि सामान्य कीमत मांग और पूर्ति का स्थायी संतुलन के द्वारा निर्धारित होता है, जबकि बाज़ार कीमत क्या है, परिवर्तनशील प्रवृत्ति है। क्यों है, क्योंकि ये मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन के द्वारा निर्धारित होती है। फिर है मांग में कमी कीमत को कैसे प्रभावित करती है। आपको पता है कि यदि किसी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है तो उसकी कीमत घट जाती है। आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं, पहले वो 200 वस्तुएं बिकती थी तो आप 2 रुपये में बेचते थे। अब मांग कम होकर 100 हो गई तो अब आपने कीमत को भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो मांग में कमी से कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर साधन की कीमत निर्धारण व्यक्ति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है। क्यों, साधन यानी जैसे भूमिपति को लगान, पूंजीपति को ब्याज, और श्रमिक को क्या है, श्रमिक संगठनकर्ता को, श्रमिक को मजदूरी आदि दी जाती है, ये क्या है, साधन की कीमत है। अब साधन की कीमत व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में ही क्यों आती है, क्योंकि जो साधन की कीमत, जो हर साधन की अलग अलग कीमत निर्धारित होगी, तो इनकी व्यक्तिगत कीमत का निर्धारण किस में होगा, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही होगा। इसलिए साधन की कीमत निर्धारण किसका विषय है, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र का विषय है। क्या व्यक्तिगत अर्थशास्त्र सार्वभौमिक विश्लेषण माना जा सकता है, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है क्या व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के आधार पर हम सार्वभौमिक विश्लेषण कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का हम इसमें अध्ययन करेंगे, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में, और इन छोटी छोटी इकाइयों को मिलकर ही क्या हुआ है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ है। इसलिए यदि हम आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमने एक एक इकाई को समझ लिया तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को हम समझ जाएंगे। फिर है कौन सा कारण उदासीनता वक्र को मूल बिंदु से ऊर्ध्वोत्तर बनाता है। ऊर्ध्वोत्तर का मतलब है कि ये तो है आपका मूल बिंदु, और ये है ऊपर की तरफ, तो ये ऊर्ध्वोत्तर, और अगर ये वक्र ऐसा होता तो ये नीचे की तरफ यानी नतोदर। तो आपसे पूछा है कि ये ऊपर की ओर ही क्यों होता है। ऊपर की ओर ये इसलिए होता है कि हम मानते हैं कि आप केवल 2 वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। इतने ही पैसे हैं कि या तो आप केले का उपभोग कर सकते हैं, मतलब केले और आम के किसी भी कॉम्बिनेशन, अर्थव्यवस्था में 2 ही वस्तु बिक रही हैं और आपकी आय भी उतनी है। अगर मान लीजिए कि आप ये कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब आप इतनी मात्रा में तो केला लेते हैं और इतनी मात्रा में आम लेते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप आम का उपभोग बढ़ाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केले का उपभोग घटाना होगा। आपने आम का उपभोग इतना बढ़ाया तो केले का उपभोग उतना क्या हुआ, कम हो गया।
तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु से ऊर्ध्वोत्तर क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु के उपभोग को हमें कम करना होता है। फिर रेखा चित्र द्वारा बताइए कि कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य क्यों होती है? तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने पहली रोटी खाई तो आपको MC यानी सीमांत उपयोगिता देखते हैं। देखिए, हम देखते हैं MC यानी सीमांत उपयोगिता। मान लीजिए कि आपने पहली रोटी खाई तो आपको उपयोगिता मिली कितनी? 10। दूसरी रोटी खाई तो आपको उपयोगिता कितनी मिली? मान लेते हैं कि 5। और तीसरी रोटी, अब आप 2 ही रोटी खाते हैं तो तीसरी रोटी से आपको उपयोगिता कितनी मिलेगी? 0, क्योंकि आप उपभोग 2 ही रोटी का करते हैं। इसके बाद भी आप उपभोग करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि आपकी कैपेसिटी केवल 2 रोटी खाने की है। अब हम कुल उपयोगिता निकालते हैं। जब आपने केवल पहली रोटी खाई तो कुल उपयोगिता कितनी थी? 10। जब आपने 2 रोटी खाई तो आपकी कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 10 और 5 15। जब आपने 3 रोटी खाई तो आपकी कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 15 और 0 15। यानी जब कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। इसी को चित्र में बताया गया है कि OX अक्ष पर उपभोग की इकाइयों को और OY अक्ष पर उपयोगिता को बताया गया है। जब A बिंदु पर क्या है? कुल TU क्या है? कुल उपयोगिता, और MU क्या है? सीमांत उपयोगिता। जब A बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम है तो B बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य है। अल्पकाल में उत्पादन का पैमाना बदला जा सकता है क्यों? उत्पादन का पैमाना क्या होता है कि हम उत्पादन के जो साधन हैं सभी साधनों में एक साथ परिवर्तन कर दें तो वो उत्पादन का पैमाना हो जाएगा। तो अल्पकाल में चूँकि समय कम होता है, हम भूमि, पूंजी, श्रमिक, संगठनकर्ता सभी को एक साथ नहीं बदल सकते, तो अल्पकाल में उत्पादन का पैमाना बदला जा सकता है। तो अल्पकाल में उत्पादन का पैमाना नहीं बदला जा सकता, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों लागू होता है? उत्पत्ति ह्रास नियम का अर्थ है कि जब आप उत्पादन करते हैं तो शुरू में आप जब श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते हैं तो उत्पादन अधिक होता है, लेकिन एक समय के बाद उत्पादन धीरे धीरे क्या होता है? घटने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? पहला तो है एक से अधिक साधनों का स्थिर होना। आप क्या करते हैं कि आपकी भूमि को स्थिर रख रहे हैं, पूंजी को स्थिर रख रहे हैं, केवल श्रमिकों की संख्या को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए कि इस भूमि पर केवल 4 श्रमिक ही काम कर सकते हैं। अब इसके बाद भी यदि आप श्रमिकों की संख्या को बढ़ाएंगे तो वो भूमि पर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, अनुकूलतम संयोग भंग हो जाएगा और उत्पादन घटने लगेगा, यानी उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाएगा। उत्पादन के साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना। आपने भूमि को स्थिर रखा, पूंजी को स्थिर रखा और आप श्रमिक की संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो क्या श्रमिक वो काम कर सकता है जो भूमि कर सकती है या पूंजी कर सकती है? ऐसा नहीं है। चूँकि श्रमिक सबको प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए एक बिंदु के पश्चात सीमांत उत्पादन क्या होगा? घटने लगेगा। क्या अर्थशास्त्र में पूर्ति और स्टॉक समानार्थी हैं? तो नहीं है। देखिए, यदि मान लीजिए कि बाज़ार में आपकी दुकान है और अभी त्योहारी सीज़न है, आपने दुकान के सामने कुछ नारियल बेचने के लिए रख दिए, तो ये क्या है? पूर्ति है। और आपकी गोदाम में जो नारियल रखे हैं वो क्या है? स्टॉक हैं। तो पूर्ति और स्टॉक समानार्थी है क्या? समानार्थी नहीं है, क्योंकि पूर्ति क्या है? जो बाज़ार में बिक्री के लिए मौजूद है उसे तो हम क्या कहेंगे? पूर्ति कहेंगे। लेकिन जो विक्रेता बेचने के लिए तत्पर है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जो बेचने के लिए तत्पर है उसे हम पूर्ति कहेंगे, और जो विक्रेता के पास मौजूद है वस्तु उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे।
उदाहरण हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास स्टॉक में 100 क्विंटल माल है। अगर उसमें से आप 800 मतलब 100 क्विंटल माल है, अगर कोई 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है तो आप 50 क्विंटल माल बेच देते हैं। तो जो आपने माल बेचने के लिए आप तैयार हैं वो तो पूर्ति है, और जो आपके गोदाम में रखा हुआ माल था वो क्या था? स्टॉक था। ओके, थैंक यू।